आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं झूठा सच। क्योंकि यह उपन्यास बहुत ही बृहत्काय है, इसलिए हम इसका सारांश पढ़ रहे हैं। इसका सारांश मुझे इंटरनेट पर मिला है। पुस्तक का शीर्षक है यशपाल और उनका झूठा सच। तो चलिए शुरू करते हैं कथा का सारांश। आशा है आपको आवाज़ स्पष्ट आ रही होगी। तो कथा की पृष्ठभूमि है। चलिए मैं इसको पढ़ता हूँ। इस उपन्यास की कथा 1947 में हुए भारत पाकिस्तान विभाजन से कुछ समय पूर्व से आरंभ होती है और विभाजन के उपरांत बदलती हुई नई परिस्थितियों और उनके प्रभावों के साथ समाप्त हो जाती है। इसलिए इसकी संपूर्ण कथा को भारतीय इतिहास की सन 1947 के आसपास से लेकर 1945 के आसपास से लेकर 1957 यानी 12-13 वर्षों की कथा माना जा सकता है। यानी याद रखिएगा, जब 1942 मतलब 42 के बाद जब 45 आया, तब मुख्य रूप से 45 से कथा प्रारंभ होती है। वहां से लेकर 57 यानी 12 वर्षों की कथा कुल मिलाकर इस उपन्यास में दिया गया है मोटे तौर पर। तो इस उपन्यास आगे पढ़ते हैं। इस संपूर्ण कथा को यशपाल ने 2 भागों में विभाजित कर लिखा है। पहले भाग का शीर्षक है वतन और देश, और दूसरे भाग का देश और देश का भविष्य। इस उपन्यास के मूल बृहद संस्करण में यह संपूर्ण कथा लगभग 1500 पृष्ठों में कही गई है। उस बृहद कथा को छात्रोपयोगी रूप से 408 पृष्ठों में सीमित कर पृथक रूप से प्रकाशित किया गया है। अच्छा, मतलब कुल मिला के 1500 पृष्ठों की कथा को लिखा गया था मूल रूप से, लेकिन इसे छात्रोपयोगी बनाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ना आसान नहीं है और पाठ्यक्रम में इतना बड़ा जोड़ देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य, इसलिए इसे 408 पृष्ठों का संस्करण बना के इसे छात्रोपयोगी रूप में प्रस्तुत किया गया है। और इसमें मूल कथा उपर्युक्त 2 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड में कथा मई सन 1945 के आसपास से आरंभ होती है, जब इसका एक प्रधान पात्र जयदेव पुरी सन 1942 के आंदोलन में भाग लेने, याद रखिएगा जयदेव पुरी 1942 के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल की सजा भुगत छूट कर आता है। कथा यहाँ से आरंभ होकर विभाजन के पूर्व तनाव भरी हलचलों परिस्थितियों को पार करती हुई विभाजन के समय हुई भयानक हिंसक दिल दहला देने वाली घटनाओं का वर्णन करती पंजाब के हिंदुओं के पाकिस्तान से पलायन, यानी पंजाब के हिंदुओं के पाकिस्तान से पलायन और भारत के विभिन्न नगरों में, माफ कीजिएगा ये क्यों बंद हो गया, एक सेकेंड, माफी चाहूंगा थोड़ा सी रुकावट के लिए। पंजाब के हिंदुओं के पाकिस्तान से पलायन और भारत के विभिन्न नगरों में आश्रय पाने तक आकर अपनी पहली यात्रा पूरी कर समाप्त हो जाती है। यानी इसके पहले भाग में विभाजन की घटनाएं, हिंसा और उसके विभाजन के बाद जो पंजाब के हिंदुओं का भारत में आना और यहाँ आकर आश्रय ग्रहण करना, ये सब की कहानी पहले भाग में लिखी गई है। तो याद रखिएगा, महत्व की दृष्टि से हम देखें तो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये हाँ, हाँ, तो पहले संस्करण में अगर हम देखें तो क्या क्या घटनाएं, तो ये सब घटनाएं महत्वपूर्ण हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये सब घटनाएं महत्वपूर्ण हैं, तो इसे याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसके उपरांत इसका दूसरा खंड देश का भविष्य आरंभ होता है। इसमें पश्चिमी पंजाब से उखड़े हुए हिंदुओं के भारत में आकर पुनः जमने की कहानी शुरू होती है। इसके विभिन्न पात्र भारत में आकर जालंधर, अमृतसर, दिल्ली
आदि नगरों में आश्रय खोजते और जमने का प्रयत्न करते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से नगरों में प्रयत्न करते हैं, तो जालंधर और अमृतसर और दिल्ली, इन 3 नगरों का नाम प्रमुख है। याद रखिएगा कि दूसरे उपन्यास के दूसरे खंड में इन 3 नगरों का नाम प्रमुख है। तो ये सब, हालाँकि और भी नगर होंगे, अब उपन्यास तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो हम सारांश पढ़ रहे हैं, तो सारांश जो दिया है कम से कम उसको हम छोड़े नहीं, ये हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। नवीन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए कुछ पात्र या तो मर जाते हैं या आत्महत्या कर लेते हैं। शेष पात्र साहस के साथ परिस्थितियों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए नई जगहों पर जमते चले जाते हैं और कहानी सुखांत वातावरण में समाप्त हो जाती है। यानी दूसरा खंड इस तरह समाप्त होता है कि जो लोग विभाजन के बाद आ चुके हैं वो जमने लगते हैं, तो जमने की जो पूरी घटना है और आश्रय खोजने की घटना है वो दूसरे खंड में, याद रखिएगा। पलायन तक की घटना पहले खंड में है, उसके बाद आकर जब बसने लगते हैं वो दूसरे खंड में। तो इतनी बात स्पष्ट हो गई होगी, आशा है आपसे। अब आगे देखते हैं। इस उपन्यास में दर्जनों पात्र हैं, जिनमें जयदेवपुरी, तारा, कनक, महेंद्र नायर, डॉक्टर प्राणनाथ, सूद, कनक, पिता पंडित क्या है, गिरधारी लाल आदि प्रमुख है। तो ये जो पात्र हैं ये प्रमुख पात्र हैं, इनको याद रखिएगा। ये प्रमुख पात्र उपन्यास की कथा के आरंभ से ही आते हैं और अंत तक बने रहते हैं। तो याद रखिएगा कौन कौन से पात्र पूरे उपन्यास में दिया गया है, जो पहले भाग से लेकर अंतिम भाग तक जो दिया गया है। तो याद रखिएगा जयदेवपुरी, तारा, कनक, महेंद्र नैयर और डॉक्टर प्राणनाथ, सुध, कनक और पिता पंडित गिरधारी लाल। वास्तव में ये गिरधारी लाल लिखा है, कई जगह गिरधारी भी होता है, लेकिन यहाँ पर गिरधारी लाल लिखा है, तो मैं इसको सही इसी को हम सही रूप में लेते हैं। ये प्रमुख पात्र उपन्यास की कथा के आरंभ से ही आते हैं, ये तो मैंने पढ़ लिया। बीच बीच में कुछ अन्य पात्र उभरते हैं और अपना भाग अदा कर रंगमंच से हट जाते हैं, सही बात है। अब आगे देखते हैं। प्रथम भाग में लगभग सभी पात्र किसी न किसी वर्ग का प्रतिनिधि बनकर आते हैं, ठीक है। और दूसरे भाग में वह रूप त्याग व्यक्ति संघर्ष के प्रतीक बन जाते हैं। यानी जो पहला भाग है, यानी उपन्यास का जो पहला खंड है, उसमें जो पात्र आते हैं वो किसी न किसी वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। और उसके बाद जब उपन्यास का ये दूसरा भाग आता है, तो उनकी उस दूसरे भाग में यानी दूसरे खंड में भूमिका है वो बदल जाती है। वो अपने जीवन को लेकर संघर्ष के कर मतलब वो अपने जीवन को लेकर संघर्ष के जीवन जीवन के प्रति संघर्ष करते हुए व्यक्ति के रूप में उभरते हैं, ना कि किसी विशेष वर्ग की भूमिका में। अब आगे देखते हैं। प्रमुख पात्रों में सुध ही एक ऐसा पात्र है जो दूसरे भाग के आरंभ में रंगमंच पर आता है और जयदेव के जीवन में महत्वपूर्ण भाग अदा करता है। तो इसको आगे हम पढ़ेंगे, आप इसके बारे में ज़्यादा भार मत लीजिएगा। उसके बाद उर्मिला भी ऐसी ही नारी पात्र है। यानी सूद और उर्मिला ये दोनों ऐसे पात्र हैं जो दूसरे खंड के प्रारंभ से आते हैं और इनकी प्रमुख भूमिका है, याद रखिएगा। आगे हम आप धीरे-धीरे समझ जाएँगे, इतना इसका वेटेज मतलब ज़्यादा तनाव मत लीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। तो ये तो सारांश था कि कुछ घटना होने क्या वाली है पूरे सारांश में। तो आगे हम चलिए शुरू करते हैं। भाग 1 वतन और देश। चलिए, तो बाबू राम जुआया और मास्टर राम लुभाया सगे भाई थे, ठीक है। तो 2 भाई हैं, याद रखिएगा। राम जुआया, माफ कीजिएगा इसको हटा लेते हैं, राम जुआया और मास्टर राम लुभाया, ठीक है। याद रखिएगा इसके में मास्टर लगा है, यानी गुरुजी हैं ये। तो ये दोनों सगे भाई हैं। बड़े भाई राम जुआया लाहौर की भोला पांडे की गली में स्थित अपने किराए का घर छोड़ पीपल
वेहड़े मोहल्ले की ऊंची गली में, ऊंची 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 गली में अपने दो तीन, ये वास्तव में तीन रहना चाहिए, दो तीन मंजिले मकान बनवा वहीं रहने लगे थे। तो क्या है, राम जो आया जी हैं वो उनका जो मकान था वो भोला पांधे, याद रखिएगा, भोला पांधे की गली में स्थित अपने किराए के मकान, अपना किराए का घर छोड़कर, यानी ये भोला पांधे की गली में किराए के घर में रहते थे। याद रखिएगा, किराए के घर में मतलब इसकी आर्थिक स्थिति संभवतः अच्छी नहीं है। तो ये अपना मकान बदल लेता है और पीपल वेहड़े मोहल्ले में ये चला जाता है और वहाँ मकान बनवा के रहने लगता है। तो याद रखिएगा, इसकी आर्थिक स्थिति प्रारंभ में अच्छी नहीं है, क्योंकि किराए के घर में रहना कुछ तो बताता है आर्थिक स्थिति को। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वह रेलवे पार्स अब वह रेलवे पार्सल दफ्तर में नौकर थे। यानी राम जुआया की बात की जा रही है, क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि राम लुभाया जी हैं, वो मास्टर जी हैं, तो राम जुआया जी हैं ये रेलवे में मतलब पार्सल दफ्तर में नौकर हैं, यानी पार्सल का काम करते हैं रेलवे विभाग में, इतना याद रखिए। अब इसके बाद देखते हैं, उनके बड़े लड़के का विवाह हो चुका है, यानी राम जुआया जी का एक बड़ा बेटा है। एक सेकेंड। अब राम जुआया जी का एक बड़ा बेटा है और और कहाँ गया, और वे सुधारवादी विचारों के रुकिए रुकिए, मैं कहाँ पहुँच गया। मास्टर राम लुभाया डीएवी डीएवी स्कूल में अध्यापक थे। यानी उसकी छोटी, अभी अगले पंक्ति में जो दिया गया है वो बताया जा रहा है कि राम लुभाया यानी राम जुआया का जो छोटा भाई है वो डीएवी स्कूल में अध्यापक है। मैंने बता चुका हूँ कि ये अध्यापक थे, तो डीएवी स्कूल, हालांकि नाम नहीं पूछेगा स्कूल का, बस अध्यापक है ये जानना पर्याप्त है। और सुधारवादी विचारों के थे, याद रखिएगा, ये आधुनिकतावादी और सुधारवादी विचारों के हैं। और ये कुछ कभी कभी ये उपन्यास में आप इनको कुछ नए विचारों के साथ, क्योंकि स्पष्ट है कि सुधारवादी तो नए विचार तो आएंगे ही, तो आप इनको कुछ नए रूप में देखेंगे अपने भाई से। और आगे देखते हैं, वह अपने भोला पांधे की गली में स्थित किराए के मकान में ही रहते हैं। अच्छा, यानी दोनों भाई, इनका जो छोटा भाई है ये भी भोला पांधे की गली में ही रहता था, किराए के मकान में। और इनका जो बड़ा भाई था वो उस मतलब गली में जो भोला पांधे की गली में जो किराए के मकान में रहता था, उसने उसको छोड़ दिया, लेकिन उसके भाई ने नहीं छोड़ा, वो अपने पत्नी और बच्चों के साथ वहीं रहता था। ठीक है। उसकी अब क्या बताया जा रहा है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, यानी कि इनके बारे में बताया जा रहा है, राम लुभाया के बारे में बताया जा रहा है कि उनकी आर्थिक स्थिति, स्थित लिखा है, वो स्थिति रहना चाहिए, स्थिति अच्छी नहीं थी। उन उन दोनों भाइयों उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, ठीक है। यानी वास्तव में दोनों भाइयों की बात की जा रही है। मैंने पहले बताया कि राम लुभाया के बारे में, हालांकि लेकिन उसके छोटा भाई है, उसकी भी आर्थिक स्थिति कुछ अच्छी खासी नहीं है। उन दोनों भाइयों की माँ कभी अपने बड़े बेटे के साथ रहती थी और कभी छोटे बेटे के साथ। अच्छा, उनकी एक माँ भी है, बूढ़ी माँ होगी, वो कभी आमतौर पर गांव में होता है आजकल एक ततंगा चल रहा है, जिसमें माँ को भी बांटा जाता है कि माँ तुम 2 महीने वहाँ रहना, 2 महीने वहाँ रहना। ये आजकल नहीं पता आधुनिकता के नाम पर लोग क्या क्या कर रहे हैं, माँ को शायद वस्तु मान लिया गया, किराए की वस्तु मान लिया है लोगों ने। हालांकि इस जो उपन्यास है इसमें तो अच्छा ही बताया है कि माँ कभी यहाँ रहती थी, उनका मन था। राम जोया की घरवाली तीखे स्वभाव की थी। जो बड़ा भाई है, यानी बड़े भाई की जो पत्नी है घरवाली, वो तीखे यानी थोड़े गुस्सैल क्रोधी स्वभाव की थी, महिला थी, इसलिए सास से उनकी नहीं पड़ती। सामान्य सी बात है कि जब बहू तेज होती है तो सास की परेशानियां बढ़ जाती है। अतः सास नाराज होकर छोटे बेटे राम लुभाया के यहाँ चली आती थी। सही बात है, जब उसको बड़े बेटे के घर में बहू से बार बार ताने सुनने को मिलेंगे तो कौन सास अपने बड़े बेटे के साथ रहेंगी, वो छोटे बेटे के घर आ जाती थी।
संभवतः छोटे बेटे की जो बहू थी वो उतनी क्रोधी या फिर क्रोधी या ज़्यादा झगड़ालू स्वभाव की नहीं रही होगी। आगे हमें पता चलेगा। सन 1947 की गर्मियों में माँ, याद रखिएगा 47 की गर्मियों में माँ छोटे बेटे के यहाँ आई तो सर्दी खा गई। यानी 47 में जब वो छोटे बेटे के घर आई तो उसको सर्दी लग गई, सर्दी खा गई यानी सर्दी लग गई और निमोनिया निमोनिया से पीड़ित होकर मर गई। ठीक है, तो याद रखिएगा 47 में उसकी माँ, मतलब मैं इसको कहानी के रूप में बता रहा हूँ तो इतना महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन तब भी थोड़ा शुरू की घटना का याद रहे तो बेहतर होता है। तो निमोनिया खाकर मर गई। उसकी मृत्यु पर घर में रोना पीटना मचा हुआ था। माँ मरी है तो माँ की मृत्यु हुई है तो सामान्य सी बात है, घर में पूरा कोलाहल और कोलाहल का वातावरण रहता है और सब दुखी रहते हैं। बुढ़िया भाग्यवान थी, पूरा भरा पूरा घर और परिवार छोड़कर मरी थी। सही बात है। इसलिए मोहल्ले वाले उसका विमान निकालना चाहते थे। याद रखिएगा, विमान निकालने का जहाँ तक मुझे पता है, विमान निकाला है यानी जो धूमधाम से जो शव यात्रा निकाली जाती है उसे विमान कहा जाता है, जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। तो विमान निकालना चाहते थे, परंतु आर्य समाजी विचारों के मास्टर राम लुभाया विमान निकालने के विरोधी थे। अब जो आर्य समाजी जो उनके भाई थे, मतलब जो आर्य समाज के विचारों से प्रभावित थे, उनके भाई राम लुभाया यानी उनके छोटे बेटे, वो ऐसा निकालना नहीं चाहते थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि ये सब तमाशा हो कि मृत्यु के बाद ये सब विमान निकाला जाए, उनको पसंद नहीं था। आर्य समाज तर्क पर चलता है और ये सब वहाँ चलता नहीं। अब आगे देखते हैं। वह हवन ईश्वर भजन द्वारा सूतक दूर करना चाहते थे। अब ये सूतक दूर करना चाहते थे, इसका अर्थ तो माफ़ कीजिएगा मुझे नहीं पता। मैंने इसको देखा नहीं है। मतलब मैं इसको संभवतः मान के चलिए मैंने इसको प्रथम बार पढ़ रहा हूँ, हालाँकि ये निशान लगा है। इसको मैंने एक बार हल्के से पढ़ा है कुछ ही, और पूरा बोल सकता हूँ, लेकिन मैंने उस तरह नहीं पढ़ा जिस तरह पढ़ना चाहिए, वो मेरी गलती थी। अब चलिए मैं आगे बताता हूँ। माँ की मृत्यु का समाचार सुन बाबू राम ज्वाया सपरिवार वहीं आ गए। देखिए, छोटे भाई के घर में मृत्यु हुई थी, ठंडी लग गई थी माँ को। अब राम लुभाया जी दूसरे मोहल्ले में चले गए थे, तो वो अब भोला पांडे की गली में अपने छोटे भाई के यहाँ माँ के मृत्यु पर आ गए। ठीक, उन्होंने अपने छोटे भाई की आर्थिक स्थिति को जान क्रियाकर्म का सारा भार और खर्च स्वयं संभाल लिया। याद रखिएगा, दोनों भाई की स्थिति मैंने जैसे कि कहा था प्रारंभ में कि बड़े भाई किराए के मकान में रहते हैं, तो उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हालाँकि ये बात पूरी सही नहीं है, माफ़ कीजिएगा, मैंने संभवतः त्रुटि कर दी वहाँ। वास्तव में दोनों भाइयों में अगर हम देखें तो जो बड़े भाई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है। छोटे भाई की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हालाँकि भले ही वो सरकारी दफ़्तर में मतलब रेलवे के सरकारी दफ़्तर में पार्सल विभाग में काम करते हों, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। तो मैंने बताया कि वो सपरिवार आ गए थे और क्रियाकर्म का सारा भार उनके बड़े भाई यानी राम ज्वाया ने उठा लिया। ठीक है, ज्वाया, ठीक है, सही तो बोल। घर में जगह कम थी, इसलिए स्यापे यानी जब महिलाएँ छाती पीट-पीट कर, माथा पीट-पीट कर रोती है, इसको वहाँ स्यापा कहा जाता है पंजाब की भाषा में संभवतः। स्यापे के लिए गली में चटाइयाँ बिछा दी गई। याद रखिएगा, चटाइयाँ, देखिए यहाँ चटाई वास्तव में हम जब चटाई लिखते हैं तो ई में बड़ी की मात्रा होती है। जब लेकिन या लगता है यानी बहुवचन होता है तो बड़ी में की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है। मैं आपको इसको बता देता हूँ, ये मतलब कई अक्सर अधिकांश लोग इसे समझते नहीं। तो राम जो आया ने बड़े भाई के घरवाली ने पुराने रीति-रिवाज के अनुसार ही स्यापे का प्रबंध किया। ठीक है। स्यापे का प्रबंध यानी रोना-धोना ही नहीं होता, जो मरने के बाद जो कर्मकांड होता है कुछ-कुछ, उसको स्यापा कहते हैं वहाँ पर। रोने-धोने का कार्यक्रम जिसमें और तमाम तरीके के रीति-रिवाज आते हैं, तो स्यापे का मतलब वो भी होता है।
तो उसने स्यापा विशारद कौला नाव को बुलाकर अन्य स्त्रियों के साथ उच्च संवेद स्वर में स्यापा आरंभ करवा दिया। यानी स्यापा समझ रहे हैं आप, यहाँ पर कुछ विधि अनुष्ठान कुछ होगा। और ये नाव तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, माफ कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए। चारों ओर क्रम से बैठी स्त्रियां, चारों ओर एक सेकेंड, इधर आया था यार। चारों ओर क्रम से बैठी स्त्रियां कौला नाम के बोलों और संकेतों के अनुसार अपनी छाती, जांघ आदि पीटती हुई उच्च स्वर में स्यापा करने लगी। ठीक है, स्यापा कर रही है, इतना जानिए। इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको कोई पंजाबी भाई समझा पाएगा मुझे। स्यापा समाप्त हो जाने के बाद दोनों भाइयों ने अपने सिर दाढ़ी मूछ उस तरह से मुड़वा लिए। ठीक है, दोनों उनके पास उनके पास सहानुभूति प्रकट करने आने लगे। मृत्यु के चौथे दिन मरना यानी भोज, मरना यानी याद रखिएगा भोज होता है। मृत्यु के चौथे दिन मरना बांटा गया। आमतौर पर बहुत सारी जगह कहीं दिन 13 दिन में होता है, कहीं किसी स्थान पर 10 दिनों में होता है, यहाँ 4 दिन में हो गया। मरना बांटा गया। राम लुभाया ने लड़की तारा और राम जुआया की लड़की शीलो शीलो याद रखिएगा, राम जुआया की लड़की का नाम तारा है और राम लुभाया की लड़की का नाम तारा है और राम ज्वाया की लड़की का नाम शीलो है। तो राम ज्वाया की लड़की शीलो भी रंगीन कपड़े पहन स्यापे में शामिल हुई थी। यानी दोनों बेटियां, जो घर की दोनों बेटियां हैं, दोनों बहनें हैं, वो स्यापे में शामिल हुई थी। शीलो की 6 महीने पहले सगाई हो चुकी थी। शीलो यानी कौन? बड़ी बेटी। तो शीलो की 6 महीने पहले सगाई हो चुकी। याद रखिएगा, राम ज्वाया है, ये बड़ा भाई है, तो इसकी सगाई 6 महीने पहले हो चुकी है। तारा की अभी नहीं हुई थी, मतलब तारा की अभी नहीं हुई थी। तारा शीलो से 2.5 महीने बड़ी थी। याद रखिएगा, बड़े भाई की जो बेटी है यानी शीलो है, वो 2.5 महीने छोटे भाई की बेटी यानी तारा 2.5 महीने बड़ी है, शीलो 2.5 महीने तारा से छोटी है। यानी छोटे छोटे बेटे की जो बेटी है वो बड़ी है 2.5 महीने बड़े बेटे की बेटी की अपेक्षा। याद रखिएगा, तो इसको कैसे भी करके भूलिएगा मत, चाहे कुछ भी हो जाए। राम लोहाया की जो बेटी है उसका नाम है तारा, और राम ज्वाया की बेटी है उसका नाम शीलो। ऐसे याद रखिएगा, राम ज्वाया, शीलो, राम लुभाया, तारा। ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। उसकी माँ को तारा की सगाई ना होने का अफसोस था। यानी जब जो तारा, जो कि उम्र में शीलो से 2.5 महीने बड़ी थी, जब उसका विवाह नहीं लग पाया था तो उसकी माँ बहुत दुखी थी कि जो बेटी बड़ी है उसका विवाह नहीं हुआ, जो बेटी छोटी है यानी उम्र में जो छोटी है उसका विवाह हो रहा है। तो सामान्य सी बात है कि माँओं को इस बात से दुख होना लाजमी है। आगे बढ़ते हैं, अगले पैराग्राफ। मृत्यु के कर्म समाप्त हो जाने के पूर्व, यानी मृत्यु का अभी काम धाम समाप्त नहीं हुआ है, के पूर्व एक दिन तारा और शीलो, ठीक है, यानी दोनों बहनें तारा के घर पर बैठी बात कर रही थी। याद रखिएगा, तारा का घर यानी तारा छोटे भाई की बेटी है और छोटे भाई के घर में ही काम धाम हो रहा है। ठीक है, तो तारा के घर में बैठी बात बात कर रही है। ठीक है, घर में और कोई नहीं था, कुछ कारण रहा होगा, घर में कोई नहीं था। उसी समय पड़ोसी बाबू गोविंद राम के लड़के रतन को याद रखिएगा, एक पात्र आता है जो पहले ही अंक में आ रहा है तो महत्वपूर्ण है। तो पड़ोसी में एक छिछोरा मान के चलिए, जैसे कक्षा में हमारे होते हैं कई सारे लड़के छिछोरे जो
लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। वैसे रतन भी एक तरह से छिछोरा छिछोरा लड़का है। वो क्या करता है, गोविंद राम के लड़के रतन ने कमरे में झांक कर पूछा, मेरी माँ स्यापे से लौटकर नहीं आई? यानी पूछ रहा है। अरे लड़कों को बहाना तो चाहिए होता है लड़कियों से बात करने का, और जब घर में लड़की अकेली हो तो बात तो और क्या है, सोने पर सुहागा। रतन रतन क्या है, हाँ रतन है, ठीक है। ये रतन है ना, हाँ रतन है। रतन तारा से 3 वर्ष बड़ा था। याद रखिएगा, तारा से 3 वर्ष वर्ष बड़ा, यानी ये शीलो से भी अ, चूंकि शीलो शीलो सबसे छोटी है, तारा उससे 2.5 महीने बड़ी है। अब तारा से भी बड़ा है, यानी रतन तारा से 3 वर्ष बड़ा है, यानी रतन सबसे बड़ा है दोनों की अपेक्षा, इन दोनों की अपेक्षा। और 11वीं श्रेणी में पढ़ रहा था, ठीक है, यानी 11वीं कक्षा में पढ़ रहा है। और इसके बाद है, वह गोरा और लंबा था, यानी उसके काया को बताया वर्णित किया जा रहा है, उसका तान कैसा था शरीर का। उसके जाने के बाद शीलो ने, यानी जो राम राम ज्वाया की जो बेटी है शीलो, वो तारा से कहती है, यह तो बड़ा सुंदर निकल आया है, तुमसे बोलता चालता है, यानी सुंदर निकल आया मतलब बोलने का तरीका है, ठीक है। यानी बड़ा सुंदर निकल आया मतलब समझ रहे हैं आप, समझ जाएंगे इसका तो। तुझसे बोलता चालता है या नहीं? तारा ने कहा कि बिगड़ गया है, मुझे अक्सर छेड़ता रहता है, मगर मैं फटकार देती हूँ। इस तारा एकदम गजब की लड़की है, लड़कियों को ऐसा ही होना चाहिए, ये सब छिछोरे ही पड़े रहते हैं। तारा भी शीलो से बोल रही है, देखो शीलो, ये छिछोरा बिगड़ गया है, जब मेरे पीछे हमेशा मधुमक्खी की तरह पड़ा रहता है, भौरे की तरह, लताड़ देती हूँ इसको, सेनी हूँ फाड़ देती हूँ ऐसे कुछ बोल रही मान के चलिए। मुझे अक्सर छेड़ता रहता है, मगर मैं फटकार देती हूँ, ये मैंने बता दिया। इसी समय रतन ने तारा को पुकारते हुए कहा, क्योंकि तारा उसकी पड़ोसी है, तो सामान्य सी बात है, कुछ बोलने का अधिकार भी रखता है। तो बोल रहा है कि खाने के लिए सब्जी नहीं है, तेरे यहाँ हो तो दे जा। लोग ऐसे ही मांगते हैं गाँव में, तो आमतौर पर कभी सब्जी किसी घर नहीं बना तो ऐसे मांगते हैं। तारा जाने जाने को सहमत नहीं हुई, तो शीलो जाकर उसे दाल दे आई। अब सब्जी नहीं तो सही, दाल ही सही, सब्जी नहीं तो दाल ही सही। वास्तव में शीलो को जाने का बहाना चाहिए, तो वो उसके यहाँ दाल देने चली गई। वे दोनों बड़ी देर तक बातें बड़ी देर तक बातें करती रही। अभी तक तारा की माँ आदि स्यापे से लौटकर नहीं आई थी। तारा की माँ मतलब ये जो बाकी का काम धाम था, ये जो बड़े बेटे हैं, मतलब तारा तो छोटे बेटे की बेटी है, तो जो बाकी काम धाम है वो बड़े बेटे के घर में हो रहा है, जो बाकी काम धाम होता है, तो इसलिए इनका घर खाली है। अब समझ में आया, ओके। इसलिए तारा देर होती देख इसलिए तारा देर होती देख, यानी उसकी माँ नहीं आ रही है, बहुत विलम्ब हो चुका है, तो उसे देखकर रसोई में आटा सवारने लगी, यानी आटा गूंथने लगी। अब लड़कियों का तो रहता ही है कि लड़कियों को ऐसा संस्कारित ही किया जाता है, या फिर वो ग्रहण कर लेते हैं कि घर में कोई नहीं है तो चलिए अब काम ही कर लेते हैं, कुछ नहीं तो ये काम ही सही। तो आगे देखते हैं, क्या है। शीलो तारा की छोटी बहन नुन्नी को गोद में ले उत्तर ओ, शीलो तारा की छोटी बहन नुन्नी को गोद में यानी लेकर ऊपर छत पर चली गई। यानी क्या हुआ, शीलो ने क्या किया कि जो तारा की छोटी बहन, यानी तारा की याद रखिएगा छोटी बहन है जिसका नाम नुन्नी है, कैसे कैसे नाम होता है भाई।
तो नुन्नी को लेकर मतलब वो बोली कि भाई तू आटा गूँथ, ये छोटी बहन तुम्हारी परेशान करेगी, मैं इसको ले जाती हूँ। तो वो यानी शीलो छोटी बहन नुन्नी को लेकर छत पर चली जाती है। तारा रसोई का सारा काम समाप्त कर स्वयं भी छत पर आ गई। तारा ने भी रोटी-वोटी का काम-धाम समाप्त कर लिया और छत पर चली आई। उसे शीलो वहाँ ना दिखाई दी, यानी शीलो वहाँ पास नहीं थी। अब ये कुछ अलग ही काम करने गई है ये बंदी। उस उसने बिना पुकारे झाँक कर देखा तो रतन शीलो की दोनों बाहों में लिए था। रतन शीलो को माफ़ कीजिएगा, ये मुझे लगा की होना चाहिए, मतलब क्योंकि प्रिंट में कहीं-कहीं मिस्टेक है। तो रतन शीलो को दोनों बाहों में लिए हुए था, यानी दोनों आलिंगनबद्ध थे। तारा की आहट पाकर दोनों घबरा गए। घब घबरा गए लिखा है, लेकिन इसको घबरा गए हिंदी में होना चाहिए, घबरा गए। तारा मुन्नी को गोद में उठा क्रोध से पैर पटकती नीचे उतर आई। यानी तारा ने जब देखा कि उसकी बहन यहाँ अय्याशी करने आई है, यानी मौज करने आई है, या फिर जो भी उसने समझा, इस कारण वो उससे क्रोधित होकर पैर पटकती हुई यानी गुस्से से नीचे चली गई। कुछ देर बाद शीलो भी नीचे आ गई। तारा उससे बोली नहीं। तारा ने उससे कुछ नहीं कहा, वो उससे नाराज थी। इस घटना के बाद तारा रतन से घृणा करने लगी। सामान्य सी बात है, जब कोई लड़का छिछोरा इधर इधर मुँह मारता है, इधर मुँह मारता है और कहीं लड़की मिल जाती है तो उससे चिपक जाता है, तो किस लड़की को ऐसा लड़का पसंद आएगा? सामान्य सी बात है। रतन और शीलो दोनों रतन और शीलो दोनों से नाराज थी, यानी जो तारा थी वो दोनों से नाराज थी। दोनों ने उसे धोखा दिया था। ठीक है भाई, क्या धोखा दिया आगे देख। तारा शीलो से 2 श्रेणी आगे पढ़ रही थी। तारा शीलो से, क्योंकि शीलो जो है वो छोटी है, तो तारा सामान्य सी बात है 2 श्रेणी आगे पढ़ रही। कद की लंबी और स्वस्थ थी, यानी जो तारा थी वो कद की लंबी थी और स्वस्थ थी। 15 वर्ष की होते हुए भी लोग उसे 16-17 वर्ष की समझते थे। यानी जो तारा इतनी सुडौल और सुगठित थी कि मात्र 15 वर्ष की होने के बावजूद उसे लोग 17 की समझते थे। 17 यहाँ इसलिए बताया गया है कि क्योंकि 17 में खतरा छिपा हुआ है। 17 में होते-होते लोग कुछ दूसरा ही सोचने लगते हैं लोगों के बारे में। समाज का नज़रिया ही बदल जाता है लड़कियों के प्रति विशेष रूप से। उसकी माँ उसकी शादी के लिए बहुत चिंतित थी। जेठानी से सहायता मिलने के लोभ में वह उसके अनेक काम कर देती थी। मतलब जो तारा की माँ थी वो उसकी शादी को लेकर बहुत चिंतित रहती। माँओं और बापों को इस शादी से ना कभी आराम नहीं रहता, वो बच्चों के पीछे लगे ही रहते हैं। मैं भी आजकल देख ही रहा हूँ। हमारे कितने क्लासमेट हैं, उनके पिताजी यही कहते रहते हैं कि शादी कर देंगे, शादी कर देंगे, शादी कर देंगे। मुझे समझ नहीं आता शादी के पीछे माता-पिता लगे क्यों रहते हैं? शायद उनकी नहीं चली तो वो भी चाहते हैं कि कैसे भी इन बच्चों को लगा दें, और मैं जानता हूँ वो हमारे अहित नहीं चाहते, लेकिन वो अपनी अज्ञानता में हमारा अहित ही कर बैठते हैं अक्सर। कितने लोगों के ये शादियाँ सफल होते हैं। मुश्किल ही कुछ चंद लोग होते हैं जिनकी शादियाँ सफल होती हैं। तो आगे देखते हैं। अ, तारा की माँ मतलब उसकी जो माँ है, तारा की माँ चिंतित है और वो जेठानी की हमेशा मदद करती रहती है ताकि जेठानी तारा के विवाह में उसकी सहायता करे। उसकी जेठानी बड़े ठाठ के साथ रहती थी। ठीक है, मतलब ठाठ पैसा है तो गुरूर है, सामान्य सी बात है। पैसा का ही घमंड होता है लोगों को अक्सर। तो क्या हुआ कि जो उसकी जेठानी थी वो ठाठ के साथ रहती थी। तारा की माँ गरीबी के कारण अपनी उम्र से भी 5 वर्ष बड़ी लगती थी। जो तारा की माँ थी,
वो गरीबी स्थिति के कारण अपनी उम्र से मतलब बोलते हैं ना कि अ अ, क्या बोलते हैं कि ज़िम्मेदारी आते ही इंसान बूढ़ा हो जाता है, ऐसा किसी ने कहा है। तो ऐसे ही जब आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, तो इंसान की आयु अपने आप घट जाती है, यानी इंसान जितना वर्ष का होता है, उससे कम वर्ष का दिखाई पड़ने लगता है। अब मैं अक्सर देखता हूँ मैंने मतलब मैं अभी विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ जो मज़दूर आते हैं, विशेष रूप से जो महिलाएँ हैं, उनके शरीर को देखकर मुझे आश्चर्य होता है कि पूरा हाथ जो है इतनी कलाइयाँ पतली-पतली और त्वचा ऐसी हड्डी से चिपकी हुई दिखाई पड़ती है कि उसमें लगता है कि कुछ मांस है भी या नहीं। अक्सर महिलाओं को तो भोजन मिलता नहीं घरों में, मतलब बचा-खुचा जो होता है खा लेती है, पोषण मिलता नहीं, तो स्थिति क्या होती है आप समझ सकते हैं। तो गरीबी के कारण लोगों की जो स्थिति होती है, वही बताया जा रहा है यहाँ। तो जो अंतर इन दोनों द दौरानी लिखा है, वास्तव में देवरानी रहेगा। हो सकता है वहाँ बोला जाता हो। तो जो अंतर इन दोनों देवरानी व जेठानी में था, वहीं दोनों भाइयों में था। यानी दोनों भाइयों की भी उम्र ऐसी प्रतीत होती थी। यानी जो छोटा भाई था, यानी राम लुभाया जो था, वो अपनी उम्र की अपेक्षा और वृद्ध दिखाई पड़ता था। ठीक है। राम ज्वाया की सज-धज और चेहरे में संपन्नता की चमक थी। ठीक है, सज-धज और चेहरे में संपन्नता की चमक थी। ठीक। मास्टर राम लुभाया पोशाक और चेहरे दोनों से ही थके और बूझे से लगते थे। ठीक है, यानी अब पैसा नहीं है तो चेहरा भी उनका थोड़ा मुरझाया हुआ दिखता था और पैसे नहीं होने के कारण उनकी जो वेशभूषा होती थी, यानी पहनावा ओढ़ावा होता था, वो भी उतना अच्छा नहीं होता था जितना उनके भाई का होता था। उनसे राम ज्वाया का गूढ़ व्यावसायिक संबंध था। माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा आगे ही बढ़ गया। माँ के स्यापे में लाला सुखलाल साहनी भी आए थे। याद रखिएगा, यहाँ शुरू होता है एक नया पात्र। उसका नाम है लाला सुखलाल साहनी जी। ये क्या है? ये एक नए पात्र इस उपन्यास में एक नए पात्र के रूप में आते हैं। इनका अब आगे देखते हैं। उनसे राम जोया का गूढ़ व्यावसायिक संबंध था। यानी जो छोटे भाई हैं, माफ़ कीजिएगा, बड़े भाई हैं, माफ़ कीजिएगा। शायद फ़ोटो अच्छा आ नहीं रहा है क्योंकि सूरज ढलने वाला है, तो आ नहीं चाहता हूँ। तो जो राम जो आया जी हैं, यानी बड़े भाई हैं, उनके लाला सुखलाल साहनी से अच्छे व्यावसायिक संबंध थे। ठीक है। सुखलाल प्रकट में ट्रकों द्वारा माल का यातायात करते थे। यानी ये ट्रक में ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते थे। इनके पास बहुत सारे मतलब ट्रक रही होंगी, परंतु गुप्त रूप से उनके कई अन्य व्यवसाय भी चलते थे। यानी और कुछ कालाबाज़ारी करते होंगे संभवतः। उनके बड़े लड़के उनके बड़े लड़के सोमराज की पहली पत्नी 3 मास पूर्व मर गई थी। यानी जो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लाला सुखलाल जी हैं, उनका एक बेटा है सोमराज। याद रखिएगा, ये नए पात्र का फिर से आगमन हो रहा है। ये लंबे समय तक चलेगा, तो आप सुखलाल जी को भूल जाएँगे तो चल जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है कि आपको सोमराज को नहीं भूलना है। ये सोमराज है न, उटपटांग किस्म का इंसान, देखिएगा आगे पता चलेगा आपको। तो जब इनके रामलुभाया और राम ज्वाया की जो माँ बीत गई है, उसके मृत्यु के मतलब उसकी श्रद्धांजलि में सोमराज जी आए हुए हैं। उनकी पत्नी इससे 3 मास पूर्व बीत चुकी है, यानी दिवंगत हो गई है, यानी उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसलिए इस समय सोमराज की सगाई की चर्चा भी चली। इंसान समझ नहीं आता कि इंसान के जीवन में प्रेम होता है।
3 महीने पत्नी को मरे हुए हुए हैं और विवाह परिवार वाले विवाह की बातें सोच रहे हैं। मुझे सहन नहीं होता ये। इंसान इतना प्रेमहीन कैसे? सोमराज की माँ ज जयरानी, याद रखिएगा सोमराज की माता का नाम जयरानी है। हालाँकि ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना सोमराज को याद है, कि माँ का वर्णन ज़्यादा आया नहीं है। बस यहाँ देख लीजिए आप। संभवतः आशा है आपको आवाज़ आ रही होगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब इसको अगर मैंने पॉज़ करके रिवाइंड करूँगा तो बहुत परेशानी हो सकती है। तो समझिएगा मेरी मेरी मजबूरी को। तो सोमराज की माँ जयरानी भी स्यापे में आई थी, ठीक है। उसने शीलो की माँ से सोमराज के दूसरे विवाह के संबंध में बातें की कि यदि सुंदर स्वस्थ लड़की मिल जाए तो वह दान दहेज नहीं लेंगी, ठीक। अ, अवसर देख शीलो की माँ ने तारा के संबंध में बातें की। लड़की सुंदर स्वस्थ है, 10वीं में पढ़ रही है। बाप रे! इसी बीच सोमराज कुछ समय के लिए बाहर चला गया, इसलिए प्रायः वर्ष भर इस संबंध में कोई बात नहीं। देखिए, कितनी लज्जा की बात है कि लोग मृत्यु के अवसर पर भी अपने घर के विवाह के बारे में सोच रहे हैं। वास्तव में हमारा प्रेम प्रेम होता ही। लोगों को मैं देखता हूँ कि किसी की शव यात्रा जा रही है, लोग जो पीछे में आ रहे होते हैं, जो शव यात्रा में सम्मिलित होते हैं, वो प्रॉपर्टी की बातें करते रहते हैं। शर्मा जी वर्मा से शर्मा जी वर्मा जी से बोल रहे होते हैं। आपकी वो बैंगलोर वाली प्रॉपर्टी का क्या हुआ? कितने में बिकी? ऐसे पूछते रहते हैं। क्या आजकल के लोग, किसी को सच्चा ना दुख होता है, ना सच्चा सुख होता है, सब नशे में। तो देखिए इस पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि सोमराज की माँ जयरानी जी है, वो शीलो की माँ यानी राम ज्वाया की जो पत्नी है, उससे पूछती है कि अगर आपकी नज़र में कोई मतलब कोई स्वस्थ अच्छी लड़की दिखाई देती है तो आप मुझे बताइएगा। मुझे अपने बेटे यानी सोमराज का विवाह कराना है। और वो यह भी कहती है कि यदि लड़की अच्छी मिल जाए तो वो दहेज भी नहीं लेंगे। इतनी छोड़िए, अब मैं इस पर क्या बोलूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हुँ, तारा ने याद रखिए तारा 10वीं कक्षा में पढ़ रही है। हाँ, दिया है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी तारा ने सन 1953 में फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक किया था। तो माफ कीजिएगा, अरे यार मैं क्या 43। तारा ने सन 1943 में, ये माफ कीजिएगा, मैं ये जो हिंदी में जो मतलब देवनागरी में जो संख्याएं लिखी होती है, मेरे से कभी कभी हो जाता है। तारा ने 1943 में फर्स्ट डिवीजन में मैट्रिक किया था, ठीक है। उसका बड़ा भाई जयदेव, अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि जयदेवपुरी और तारा के बीच क्या संबंध है। जयदेवपुरी और तारा राम ज्वाया के बेटे और बेटी है, मतलब जयदेव उनका बेटा है और अ, मैंने शायद एक सेकंड, मैंने कुछ गलत बोला। उनका बड़ा भाई जयदेवपुरी लाहौर के अच्छा, तो मैं उनके पिता का नाम माफ़ कीजिएगा, मैंने गलत बोला। जो तारा और जयदेवपुरी जो हैं, वो दोनों भाई-बहन हैं। और वो किसकी संतान है, तो वो राम लुभाया यानी छोटे भाई की संतान है। ये अब आगे देखते हैं। जयदेवपुरी लाहौर के दयाल दयालबंद बोल रहा हूँ, दयासी कॉलेज में एमए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा है। ठीक है, तो जो जयदेवपुरी है वो लाहौर, याद रखिएगा लाहौर स्थान। ये स्थानों के नाम अक्सर उपन्यासों के पूछे जाते हैं कि कौन से स्थान का नाम, किन किन स्थानों का नाम किसी उपन्यास में आया है। तो जयदेवपुरी है वो लाहौर के दयाल सिंह कॉलेज में एमए के दूसरे वर्ष में पढ़ रहा है, यानी उसका लास्ट ईयर है। कहाँ है, लाहौर में है। और किस कॉलेज में है, दयाल सिंह कॉलेज में जयदेव अपनी पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ आपको दो चीज़ें याद रखनी है।
मतलब ये तो स्पष्ट है कि तारा और जदयू ये तो कहानी में इतनी बार पढ़ते-पढ़ते आपको याद ही हो जाएगा। मैंने खुद इसको वास्तव में इसको मैं अभी प्रथम बार ही पढ़ रहा हूँ, तो मुझे भी क कुछ त्रुटियाँ हो रही हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। क्योंकि मैं इसको दोबारा पढ़ के वीडियो बनाने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास समय बहुत ही कम है। तो इसलिए मैं इसको पहले ही बार में पढ़ के खत्म करना चाहता हूँ। ठीक मैंने कर लिया है लेकिन वो ऐसे ही किया है। उसका बड़ा भाई जदेपुरी बता दिया मैंने इसको। उसके आग्रह पर तारा को भी वहीं दाखिला करा दिया गया। यानी तारा और जयदेव दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। यानी दयाल सिंह कॉलेज में दोनों भाई-बहन, ठीक है? ठीक। दूसरे 2 महीने बाद गुप्त राजनीतिक आंदोलन में भाग लेने के कारण जयदेव जेल चला गया। ओम हरि ओम। हाँ, यानी क्या हुआ कि जैसे ही बहन ने कॉलेज में एडमिशन लिया यानी दाखिला लिया, तो उसका भाई उसके 2 महीने बाद ही गिरफ्तार हो गया क्योंकि उस समय राजनीतिक आंदोलन में उसने भाग लिया था, इसके कारण उसे गिरफ्तार कर लिया गया और जेल चला गया। तारा अकेली अकेली कॉलेज जाती रही, उसको तो पढ़ना है, जाना पड़ेगा। तारा की इंटर की परीक्षाएँ यानी 11वीं 12वीं की परीक्षाएँ चल रही थी। तारा रोज़ सुबह 9 बजे परीक्षा देने जाती थी, ठीक है? सुबह होती थी। एक दिन शीलो ने आकर उसके साथ चलना देखिए, अचानक से शीलो कहानी में आ रही है, इसका कारण आपको पता चलेगा। शीलो की आँख में रहस्य की चमक शीलो के आग्रह पर तारा को उस दिन सज-धज कर जाना पड़ा। अब ये सज-धज कर यानी कमसिन कली बनकर जो तारा जा रही है, शीलो के आग्रह पर, इसका एक कारण है, आपको अगले लाइन में पता चल जाएगा। घर से नीचे उतर शीलो ने बताया कि आज सोमराज तुझे देखने आएगा। देखिए, बहन अब अज्ञानता में लोग अपने अपनों का ही अहित कर देते हैं। सोचिए अपने बहन को ही किस जाल में ढकेल रही है। तो वो बताती है सीढ़ी से उतर कर कि आज तुझे सोमराज देखने आएगा, तू भी उसे देख लेना। तारा को अच्छा नहीं लगा, सही बात है कोई किसी को इस तरह फँसाएगा कि चल आज सज-धज कर चल, बोल कर कोई किसी व्यक्ति को किसी और काम के लिए ले गया, तो कैसे लगेगा? सामान्य सी बात है, अच्छा नहीं लगेगा। तो उसको अच्छा नहीं लगा। रास्ते में शीलो ने रेशमी सूट पहने सोमराज की ओर इशारा किया। मतलब रास्ते में जा रहे थे वो, तो उसने बताया कि देखो सोमराज आ रहा है, मतलब शीलो ने तारा को बताया। तारा ने एक बार देखकर फिर उस तरफ नहीं देखा। तारा को कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई उसको रुचि नहीं थी। सोमराज से उसे कोई आसक्ति या फिर कुछ उसका ना कोई रुझान था, ना उसमें रुचि थी। तारा लड़कियों को घूरने और छेड़ने वाले लड़कों को पसंद नहीं करती थी। यानी यहाँ बताया जा रहा है कि सोमराज का जो व्यक्तित्व है वो अच्छा नहीं है, तभी तारा क्योंकि मतलब तारा की दृष्टि में वो घूरने और छेड़ने वाले लड़कों को पसंद नहीं करती, तो संभवतः उसका चरित्र में कुछ ऐसे लक्षण रहे होंगे जिसके कारण तारा को वो लड़का पसंद नहीं था। उसे अनायास और कोमल व्यवहार करने वाले लड़के अच्छे लगते थे, ठीक है। जैसे क्रिश्चियन क्रिश क्रिश्चियन कॉलेज के असद भाई साहब, बिल्कुल सरल, अनायास, सहृदय और विनीत। ओह माय गॉड! तो याद रखिएगा अब ये जो यहाँ पात्र आया है असद भाई साहब, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है। ये इस प्रथम भाग में बहुत प्रमुख भूमिका के रूप में रहेगा। तो इसको याद रखिएगा कि असद भाई और जो तारा है, ये आपस में एक-दूसरे को पसंद करने लगे होंगे बाद में। वैसे मैंने इसको बता दिया लेकिन इसको वैसे बताना नहीं चाहिए था, क्योंकि इससे रोचकता कम होती है। हाँ, ठीक है, मैंने बता दिया। चलिए अगली बार से प्रयास करूँगा कि जो चीज़ें ना बताई जाए वो नहीं तारा अभी विवाह न कर एमए तक पढ़ना चाहती थी। उसका भाई जेल जा चुका है। अब उसे एमए तक कोई पढ़ाई करनी है, मतलब लड़की पढ़ने में होशियार है, तेज़ है। हमारी कक्षा की मतलब कई सारी लड़कियाँ हैं, वैसे ही ये भी तेज़ है। मैं भी नाम बोल देता, माफ़ कीजिए। तारा अभी विवाह न कर एमए तक पढ़ना चाहती थी, परंतु घरवालों ने उसकी एक न सुनी और सोमराज के साथ सगाई पक्की कर दी।
तारा छिप कर बहुत रोई। ठीक है। उसका भाई उसका भाई घर होता उसका भाई घर हो मतलब घर में होता तो ऐसा ना होने देता। उसे इस बात का भरोसा था। मतलब उसके भाई पर बहुत भरोसा था, यानी जयदेव पर। कॉलेज में तारा की अनेक सहेलियां बन गई थी जो राजनीति में लड़कों के साथ निसंकोच भाग लेती थी। यानी जो तारा थी उसकी कई सारी ऐसी सहेलियां थी जो कॉलेज में बराबर रूप से लड़कों के साथ कदम से कदम मिलाकर राजनीति में भाग लेती। और तारा को भी कुछ राजनीति में रुचि अवश्य अवश्य थी। सुरेंद्र कौर उसकी ऐसी ही सबसे आत्मीय सहेली थी। सुरेंद्र कौर याद रखिएगा, सुरेंद्र कौर उसकी सहेली है। किसकी सहेली है? तारा की सहेली है। तारा उसके साथ बस यहीं पर जा रहा हूँ। हाँ, तारा उसके साथ सभाओं में जाने लगी। तारा को भी कुछ रुचियां आने लगी, वो भी जाने लगी धीरे धीरे। इन सभाओं में द्वितीय विश्व युद्ध की राजनीति पर विचार किया जाता था। इसमें भाग लेने वाले जर्मनी, जापान जैसे फासिस्ट आक्रमणकारियों के विरोधी और रूस रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के समर्थक थे। अरे यार, ठीक है। तो ये जो गोष्ठियां होती थी उसमें जर्मनी, जापान जैसे फाशिस्ट आक्रमणकारियों के विरोधी और रूस, अमेरिका, ब्रिटेन आदि के समर्थक लोग होते। मतलब एक तरह से वो एक पक्ष में झुका हुआ था। जो उनका जो राजनैतिक दल था वो एक विचारधारा से प्रभावित था। तो तारा कुछ समझती कुछ ना समझती, परंतु उसे इन लोगों का साथ अच्छा लगता। तारा को पिता का कट्टर आर्य समाजी अनुसा अनुशासन अधिक अच्छा नहीं लगता था। ठीक है। याद रखिएगा, मैं ये जो कई बार शब्दों का उच्चारण बार-बार करता हूँ, उसको इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने पहले जो उच्चारण किया होता है वो गलत होता है। तो चूँकि मैं हिंदी के क्षेत्र में हूँ, तो मुझे सुधारना है, तो चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो करूँगा। तो चाहे वीडियो बना रहा हूँ तो मैं उसको गलत उच्चारण जानबूझ के नहीं करूँगा। हो सकता है मुझसे गलती हो, लेकिन मेरा प्रयास यही रहेगा रहेगा कि मैं दिन-ब-दिन बेहतर बनते जाऊँ, इसलिए। और आपसे भी यही आशा है कि आप कभी भी उच्चारण करें तो प्रयास करें कि सुधार होते जाए। चरेवेति, चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। वह स्वभाव और रुचि से भली लड़की थी। अपनी सहेलियों और साथियों के साथ खाते-पीते, साथ रहते उसके बहुत से संकोच दूर हो गए थे और वह समता, आत्मसम्मान का अनुभव करने लगी थी। तो इसके साथ पहला जो भाग था वो समाप्त होता है, यानी पहले खंड का पहला भाग समाप्त होता है। तो इसमें पूरी घटना हमने सारांश के रूप में देखा कि 2 भाई हैं, उनकी दोनों का विवाह हो चुका है। एक मास्टर हैं और एक सरकारी, यानी मतलब एक अध्यापक हैं और एक रेलवे के सरकारी दफ्तर में रेलवे के दफ्तर में क्या बोलते हैं, पोस्ट का मतलब पोस्ट का काम करते हैं। ठीक है। और उनकी 2 बेटियाँ हैं, एक का नाम शीलो है, यानी दोनों भाइयों की एक बेटियाँ हैं, एक का नाम शीलो है और एक का नाम तारा है। तारा के भाई का नाम है जयदेवपुरी, जो कि जेल जा चुका है, और तारा कॉलेज में पढ़ने लगी है और साथ ही राजनीति में भी भाग लेने लगी है। तारा एक लड़के को पसंद करती है और तारा का दाखिला उसी कॉलेज में हो चुका है जहाँ जयदेवपुरी पढ़ता है, मतलब पढ़ता था, अभी वो जेल जा चुका है। तो मतलब कुछ समय बाद जेल चला जाता है, 2 महीने बाद। तो याद रखिएगा, जो जयदेवपुरी और दोनों बहनें हैं, मतलब दोनों भाई बहन हैं, और जयदेव जेल जा चुका है। तारा एक लड़के को पसंद करती है जो कि क्रिश्चियन कॉलेज का लड़का, मतलब वहाँ पढ़ाई करता है। उस लड़के का नाम है असद, संभवतः असद ही है, असद भाई है। और और आगे अब हम देखते हैं क्या क्या होता है। दूसरा खंड। बाप रे, 1 घंटा लग गया एक खंड में। बाई गॉड, बहुत टाइम लग गया। जयदेवपुरी एमए में पढ़ते समय जेल चला गया। अच्छा, हाँ, मैंने बताया था कि वो सेकंड ईयर में था, तो एमए में पढ़ते हुए क्या किस कॉलेज में था? दयाल सिंह कॉलेज में था। तो एमए के लास्ट ईयर में था, तो पढ़ते हुए वहाँ जेल चला गया।
वह अपने घर की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहता था। यानी चूँकि जयदेव किसका बेटा था? वो अध्यापक यानी मास्टर रामलुभाया का बेटा था, तो उसकी घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, जो कि बताया जा चुका है, तो उसको सुधारना चाहता था। परंतु उसने सोचा कि जेल में से लौटने और देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद हो जाने के बाद उसके सुख उसके दुख भी दूर हो जाएँगे। मतलब उसको आशा थी कि देश जैसे ही स्वतंत्र होगा, तो हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएँगे। वह जेल में अध्ययन करता और कहानियाँ लिखता रहता था। देखिए, कहानी लिखता रहता था, इससे हमें क्या पता चलता है कि वो अच्छा मतलब लेखक भी था। कहानियाँ लिखना कोई छोटी-मोटी बात नहीं होती। यानी मतलब मैं आजकल की कहानियों को नहीं बोल रहा हूँ, जिसमें लोग कुछ भी लिखने लगते हैं। आप देखिएगा इसमें आगे में इसके बारे में बहुत मतलब उसके लेखन कौशल कौशल के बारे में बहुत सारी बातें आएँगी। उसमें साहित्यिक प्रतिभा थी। वह प्रोफ़ेसर और लेखक बनना चाहता था। वाइस आ रहा है ना? हाँ। उसमें वह प्रोफ़ेसर और लेखक बनना चाहता था। जेल में रहते हुए उसने अपनी 16 कहानियों का एक संग्रह तैयार कर लिया था। बाप रे! महायुद्ध यानी विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करने की खुशी में सन 1955 में मई के दूसरे सप्ताह में बाप रे! इसको ऐसे लिखना चाहिए था कि सन 1955 के मई 1955 के मई के दूसरे सप्ताह में के लिखना चाहिए था। ठीक है। दूसरे सप्ताह में उसे जेल से रिहा कर दिया गया। अच्छा मतलब देखिए 45 में वो रिहा हो गया। ठीक है। उसने देखा घर की स्थिति बहुत खराब है। सबके कपड़े पुराने और फटे हुए हैं। जैसे-तैसे गुज़ारा हो रहा है यानी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। उसने देखा कि सभी लोगों की ऐसी ही एक-सी स्थिति है। अच्छे कपड़ों का बाज़ार में अभाव था। महँगाई कमर तोड़ डाल रही थी। अच्छा मतलब वो स्थिति यहाँ पूरे उसके माहौल का वर्णन किया जा रहा है कि जब वो जेल से छूटता है तो उसके आस-पास की स्थितियाँ क्या है, उसकी घर की स्थिति खराब हो चुकी है। कब जो माता-पिता ने या फिर घर के लोगों ने कपड़ा पहना है या फिर घर में जो कपड़े हैं वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं। अ, दाने-दाने के लोग मोहताज होने लगे हैं, आस-पास का सब बाज़ार का भाव बहुत बढ़ गया है, ये सब है। उम, पूरणदेही की हालत बहुत खराब थी। पूरणदेही की हालत बहुत खराब थी। वह पाठशाला में ₹20 महीने पर बुलाने वाली का काम करती थी। यानी ये शायद संभवतः मुझे समझ में आ रहा है पूरणदेही एक नौकरानी थी। वह पाठशाला में 20 रुपये महीने पर बुलाने वाली का काम करती थी। बुलाने वाली का काम करती थी यानी जो कुछ समझिए इसको कुछ जो महिलाएँ काम करती हैं सफाई या फिर कुछ भी अन्य कामों के लिए जो विद्यालयों में रखी मतलब महिलाएँ जो रखी जाती हैं काम के लिए। तो पूर्णतः एक ऐसी महिला थी उसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसकी 15 साल की एक लड़की सीता थी। यानी उस जो मतलब जो काम वाली बाई है या फिर जो कर्मचारी महिला है कामकाजी महिला है, कामकाजी नहीं बोलना चाहिए, एक मज़दूर श्रमिक महिला है, उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सीता था। याद रखिएगा सीता। सीता यार उसकी बेटी का नाम सीता था। जो 15 साल की थी और किसी पर भी साबुत कपड़े नहीं थे। मास्टर राम लुभाया अतिरिक्त समय में ट्यूशनें किया करते थे। राम लुभाया क्योंकि मास्टर थे लेकिन उनका गुज़ारा नहीं चल रहा था, तो वो अतिरिक्त समय में ट्यूशन किया करते थे ताकि 4 पैसे उनके हाथ में लग सकें। परंतु घर की अरे यार यार हाँ, परंतु घर की दशा बिगड़ती चली जा रही थी। तारा इंटर में फर्स्ट फर्स्ट डिवीज़न में पास हो गई थी। यानी तारा हाँ, मतलब क्योंकि कॉलेज में एडमिशन ले चुकी है, तो ये पहली घटना बताया जा रहा है कि इंटर में फर्स्ट डिवीज़न में पास हो चुकी है। वह आगे पढ़ना चाहती थी, मगर पिता लाचार थे। माफ़ कीजिएगा उस समय जो इंटर होता था, वही कॉलेज होता। इंटर जैसे संभवतः ऐसे ही रहा होगा क्योंकि कॉलेज जब दया से कॉलेज में जब जा रही है, तो अ मुझे जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि वो आगे एमए तो अभी एमए नहीं कर रही पहली बात।
जो रियासी कॉलेज में वो एमए करने नहीं गई थी, उसका 10वीं का हो चुका है, तो कॉलेज गई थी तो वो पढ़ने ही गई थी आगे की पढ़ाई, ठीक है। तो वह आगे पढ़ना चाहती थी, मगर पिता लाचार थे। मैंने जहाँ तक पढ़ा अभी वह एमए करना चाहती थी। जयदेव आगे न पढ़ जयदेव आगे न पढ़ किसी पत्र में नौकरी करने की बात सोच रहा था। यानी एक पत्र प्राप्त हुआ था जयदेव का, संभवतः जदयू का एक पत्र प्राप्त हुआ था लोगों, मतलब घर के लोगों को, तो उसमें लिखा था कि वो किसी पत्र में नौकरी करना, मतलब किसी पत्र में लिखा था कोई वो है नौकरी करना चाहता है। जयदेव ने सुना सुना था कि तारा का भावी पति सोमराज लफंगा लड़ गया। यानी उसको पत्र से समाचार मिल चुका था कि तारा का विवाह परिवार वालों ने तय कर दिया है, और जिससे उसका विवाह होने वाला है वो एक नंबर का लफंगा, लुच्चा और आवारा लड़का बीए में फेल हो गया था। मतलब यहाँ सोमराज की बात की जा रही है कि वो लड़का जो तारा से विवाह करने वाला है, उस वो बीए में फेल फेल मतलब फेल हो गया था। जयदेव इस संबंध में संतुष्ट संतुष्ट नहीं था। पंजाब में पक्षपात चल रहा था। जाट और मुसलमान, याद रखिएगा यहाँ वहाँ की सामाजिक राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। जाट और मुसलमान लड़के थर्ड डिवीजन में बीए पास करके सरकारी नौकरी पा जाते थे। याद रखिएगा जाट और मुसलमान जो दो प्रमुख वर्ग था पंजाब में, वो फर्स्ट डिवीजन करके सरकारी नौकरी पा जा रहे थे वहाँ पर। परंतु हिंदू लड़के फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि जो ये जो इन लोग हैं यानी जयदेव, तारा, ये सब हिंदू परिवारों से हैं, तो फर्स्ट डिवीजन प्राप्त करके नौकरी नहीं पा पाते। तो वो मतलब वहाँ की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है कि हिंदू लड़के फर्स्ट डिवीजन में प्राप्त करके भी नौकरी नहीं पा पाते थे। मास्टर जी सेठ गोपाल शाह के परिवार में ट्यूशन करते थे। अब देखिए, अरे यार आँख ही दर्द कर रहा है। तो मास्टर जी है मास्टर जी यानी राम लुभाया, मास्टर जी यानी राम लुभाया, ठीक है। सही बोल रहा हूँ ना? मास्टर राम लुभाया। सेठ एक वहाँ आसपास सेठ रहता होगा, गोपाल शाह के परिवार में ट्यूशन करते थे, यानी ट्यूशन दिया करते थे। ट्यूशन करते थे यानी ट्यूशन दिया करते थे। तो यानी मास्टर जी अब अतिरिक्त समय में ट्यूशन करते थे, हमने मतलब किया करते थे यानी ट्यूशन पढ़ाते थे, ये मैं बता चुका हूँ। तो ट्यूशन करने का मतलब है कि वो गोपाल शाह के घर जाते थे और वहाँ कोई कुछ बच्चे या छात्र रहते होंगे उनको पढ़ाते थे। डॉक्टर, यार आँख दर्द कर रहा है। डॉक्टर प्राणनाथ इसी परिवार के सदस्य थे। याद रखिएगा, अब प्राणनाथ ये बहुत नामी व्यक्ति हैं, याद रखिएगा, आगे इसके बारे में आएगा। ये जो है गोपाल शाह, ये यहाँ ट्यूशन करते थे, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी कर लेता हूँ। तो प्राणनाथ, याद रखिएगा, गोपाल शाह के परिवार का एक सदस्य है प्राणनाथ, जिसकी ख्याति विश्व प्रसिद्ध है, ये आगे हम पढ़ेंगे। वह मास्टर जी का बहुत सम्मान करते थे। मतलब जो प्राणनाथ है वो मास्टर, अच्छा हाँ, प्राणनाथ और जो मास्टर जी यानी राम लुभाया, ये बहुत इनके बीच बड़े घनिष्ठ संबंध रहे होंगे, तभी सम्मान करते थे। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के अर्थशास्त्री थे। याद रखिएगा, ऐसा पूछा जा सकता है परीक्षा में कि प्राणनाथ किस क्षेत्र में अग्रणी थे, यानी तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र, यहाँ दिया है। ओ, अर्थशास्त्री थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर प्रोफेसर थे। युद्ध काल में गवर्नर ने उन्हें उन्हें सरकारी परामर्श दाता नियुक्त कर दिया था। आप समझ पा रहे होंगे कि इतने गजब के व्यक्ति थे, यानी जाने माने और विद्वान व्यक्ति थे कि युद्ध काल में भारत गवर्नर ने उनको सरकारी परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। अरे जयदेव की उनके प्रति श्रद्धा थी। जयदेव की उनके प्रति श्रद्धा थी। किसके बारे में बोला जा रहा है कि उनके जयदेव की उनके प्रति श्रद्धा थी, यानी जयदेव भी इन्हें यानी अर्थशास्त्री जो प्राणनाथ है उनको बड़े श्रद्धा की दृष्टि से देखता था। प्राणनाथ कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट न होते हुए भी मार्क्सवादी विचारों के और उग्र परिवर्तन के समर्थक थे।
मतलब जो प्राणनाथ जी थे वो कम्युनिस्ट नहीं थे, लेकिन मार्क्सवादी विचारों के और उग्र परिवर्तन के यानी क्रांति के समर्थक थे। तारा के दाखिले तारा के दाखिले के लिए जयदेव ने उनकी सहायता लेनी चाहिए। वो भाई मतलब कितना अच्छा भाई अपनी बहन के बारे में इतना सोच रहा है। जयदेव के मतलब जयदेव तारा का दाखिला करवाना चाहता है। प्राणनाथ ने उसे सुझाव दिया कि तारा को स्वावलंबी बनना चाहिए। वह गर्मियों की छुट्टियों में 3 महीने तक उनके छोटे भतीजे भतीजियों भतीजे भतीजियों को पढ़ा दें। अब बात तय हो गई। यानी जो कौन था, जयदेव था, वो प्राणनाथ के पास गया, क्योंकि उनके जो पिता थे यानी जयदेव के जो पिता यानी कौन, राम लुभाया जी थे, वो उनको पढ़ाने उनके घर में पढ़ाने जाते थे। तो जयदेव की श्रद्धा थी प्राणनाथ के प्रति। यानी देखिए मैं इसको स्पष्ट कर देता हूँ। गोपाल शाह एक सेठ है, वहाँ कौन पढ़ाने जा रहे हैं, वहाँ राम जो आया के छोटे भाई यानी राम लुभाया जी पढ़ाने जा रहे हैं ट्यूशन। अब ट्यूशन जा रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने जा रहे हैं, और राम लुभाई जी के छोटे बेटे का क्या नाम है, जयदेव। जयदेव जो है वो सेठ गोपाल शाह के घर में रहने वाले एक दूसरे सदस्य डॉक्टर प्राणनाथ जो कि अर्थशास्त्री हैं, उनके प्रति जयदेव के मन में बड़ी श्रद्धा है। तो जब जयदेव अपने बहन के शिक्षा के बारे में सोचता है, तो उसकी वह इस चिंता को लेकर प्राणनाथ जी के सामने प्रस्तुत होता है और उनके सामने समक्ष अपनी बात प्रस्तुत करता है। प्राणनाथ जी कहते हैं कि तुम्हें उसको यानी अपनी बहन को यानी तारा को स्वावलंबी बनाना चाहिए। तो वो प्राणनाथ जी उनको सुझाव देते हैं कि आप यानी जयदेव को बोलते हैं कि तुम अपनी बहन को गर्मियों में मेरे भतीजियों को पढ़ाने के लिए भेज देना। वह कुछ मतलब पढ़ाने आएगी जाएगी तो कुछ स्वावलंबी बनेगी, ऐसा प्राणनाथ जी का कहना था। और बात तय भी हो गई, ठीक है। लाला बांधवामल नारंग ने मास्टर जी से अनुरोध किया कि वह उनकी लड़की उर्मिला को पढ़ा दिया करें। अब याद रखिएगा, ये एक नया चीज आ रहा है, उर्मिला। तो क्या है कि एक लाला जी हैं, लाला जी यानी लाला वो वाले लाला नहीं, लाला बांधवामल नारंग ने मास्टर जी से अनुरोध किया कि वह उनकी लड़की उर्मिला को पढ़ा दिया करें। बाप रे। उनकी लड़की उर्मिला को पढ़ा दिया जाए, मतलब रामलू भाई जी से एक आदमी यानी आदमी का नाम था लाला बांधवामल, ये संभवतः बांधवामल नहीं है, बांधवामल है। नारंग जी ने मतलब बांधवामल नारंग जी ने अनुरोध किया कि आप मेरी बेटी को पढ़ा दें। मास्टर जी उसे पढ़ाने जाने लगे, परंतु उनके बीमार पड़ जाने पर जयदेव ने उनकी ट्यूशनों को संभाल लिया। अच्छा, मतलब जब जयदेव के पिता यानी रामलू भाया का स्वास्थ्य खराब हो गया, तो उनके बेटे उनके जगह पढ़ाने जाने लगे। वह उर्मिला को पढ़ाने लगे, क्योंकि उर्मिला अब पढ़ाई कर रही तो अभी जवान लड़की रही होगी। जून में नारंग जी का परिवार मरी पहाड़ पर गया, तो जयदेव को भी अपने साथ लेता गया। अब ट्यूशन टीचर है और उसी के भरोसे में सब चल रहा है। तो जो जयदेव था उसको भी परिवार के साथ यानी बांधवामल नारंग जी के परिवार के साथ मरी पहाड़ी पर यानी पहाड़ पर जाना पड़ा, मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जाना पड़ा। तो अब ये परिवार से दूर हटकर वहां पहुंच गया। उसे कहाँ पर जयदेव को उर्मिला का मन पढ़ने में नहीं लगता था। वास्तव में जो माता पिता अपने बेटी को बिना समझदारी दिए यानी बिना उसको जीवन का ज्ञान दिए यानी जीवन की शिक्षा दिए अगर किसी काम में लगाते हैं, तो कई बार अक्सर अक्सर दिखाई पड़ता है कि बच्चे उस माता पिता द्वारा किए गए प्रयासों का महत्व नहीं समझ पाते, क्योंकि उनको जीवन की समझ ही नहीं होती। यही स्थिति उर्मिला की। उर्मिला भी समझने में असमर्थ है। तो क्या होता है कि जो जयदेव है,
वो क्या करता है कि वो पढ़ाने का प्रयास करता है। अब आगे देखते हैं, जयदेव को समझा दिया, उर्मिला का मन पढ़ने में नहीं लगता था। जयदेव को समझा दिया गया कि वह उसे पढ़ाने में सख्ती से काम ले। पुरी यानी जयदेव पुरी कद का छोटा था, यानी छोटे कद का व्यक्ति था। उसे इस बात का एहसास था, इसलिए सदा अकड़ कर बैठता और चलता था। हाँ, कभी लेकिन ये इंसान की गरिमा की बात है कि कद से इंसान छोटा नहीं हो जाता। ना कोई कम आकर्षक है, कोई लड़की कम आकर्षक है तो वो छोटी हो गई। लेकिन इंसान के मन में ये बात रह ही जाती है एकांत। संभवतः यह जीवन शिक्षा का अभाव। मैं ये शरीर नहीं, हम देहाती का ज्ञान जब तक लोगों को नहीं होता, तब तक लोग अपने देह भाव में बने रहते हैं। यही स्थिति यहाँ जयदेवपुरी की। वह उर्मिला को पढ़ाता रहता, परंतु उर्मिला उधर ध्यान नहीं देती थी। वह उसे कोई किस्सा सुनाती या उटपटांग सवाल कर बैठती। एक बार मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था, अपनी कहानी बताता हूँ। मैं भी ट्यूशन पढ़ाता था। एक बच्चा मेरे पास आता था, बच्चा मतलब छात्र आता था, माफ कीजिए, बच्चा नहीं बोलना चाहिए कि 8वीं 9वीं के बच्चे को, मतलब छात्र को आप बच्चे बोले, ये गरिमा की बात नहीं। आदत है तो मेरा भी निकल जाता है। तो एक छात्र छात्र आता था, उसका पढ़ने में मन होता नहीं था। अब उसकी माँ ने मुझसे कहा था कि इसे पढ़ाइए, कैसे भी करके गणित पास करवाइए। अब मैं उसको पढ़ाता, वो इधर-उधर की बातें करने लगता। मैं बोलता हूँ तुम करो, और उसको होमवर्क देखा देता, तब भी वो नहीं करता। दूसरे दिन मुँह उठा के हाँ, भैया करके आ जाता। मेरा सिर गरम हो जाता था। मैं अब उसकी माँ बोलती थी कि पढ़ाइए, पढ़ा दीजिए उन्हें, कल पढ़ा दीजिए। मुझे मेरा परेशानी बढ़ चुका था। तो ऐसे ही जब कोई पढ़ाने का किसी का मतलब किसी का पढ़ने का मन नहीं होता, तो पढ़ाने वाले को भी कोई रुचि नहीं होने लगती। तो यही स्थिति कुछ जयदेवपुरी की है। उर्मिला पढ़ना नहीं चाहती, उसके घर वाले पढ़ाना चाहते हैं, और जयदेव उर्मिला के नहीं पढ़ने की इच्छा के कारण उसको पढ़ाने का मन नहीं हो रहा है। कभी-कभी जयदेव भी मज़ाक करता है उर्मिला से। अब यही उसकी मतलब यही गलती उसको बहुत भारी पड़ेगी। जयदेव समझता तो समझाता तो मतलब जब कुछ बात समझाता तो हँसने लगती उर्मिला। यानी लड़कियों को कई मतलब लड़कियों का मस्तिष्क इतना संकुचित हो जाता है घर में रह कर कि जीवन की समझ ही नहीं हो पाती उनको। जीवन क्या है? मैं नहीं बोल रहा हूँ कि पुरुष को बहुत समझ हो जाता है, मैं पुरुष का पक्षधर नहीं हूँ। लेकिन पुरुषों की अपेक्षा में महिलाओं का जो चेतना का स्तर है, वो घर में बैठे-बैठे कितना कुंद हो जाता है, आप इसमें देख सकते हैं। मैं किसी को असमान नहीं बता रहा, लगभग लगभग नहीं लग पूरी लगभग लगभग तो सबका बराबर नहीं होता है। सब पुरुष-पुरुष भी अंतर होते हैं, स्त्री-स्त्री में भी अंतर होता है। अगर स्त्री-पुरुषों की मानसिक क्षमता की बात करें तो लगभग बराबर होता है। लगभग इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पुरुषों-पुरुषों का भी अंतर होता है, ठीक है? तो अब ये क्या हो रहा है कि एक दिन उर्मिला की माँ ने उसे जयदेव से चुहल करते हुए सुन लिया। यानी ऐसे गुफ्तगू बात करते हैं ना कि एकदम हँसी मज़ाक, हँसी ठट्टा करते रहते हैं। तो उसकी माँ ने देख लिया, खूब मार लगाई, यानी पीटा अपनी बच्ची को उसकी माँ ने। जयदेव ने इस घटना से विक्षिप्त सा होकर उसी दिन लाहौर लौट जाने का संकल्प कर लिया, ठीक है। अ, वो मरी पहाड़ी पर गया था, अब मरी पहाड़ी से वो अपने गाँव लाहौर आएगा। दूसरे दिन अकस्मात अ, लाहौर लौट आया, ठीक है। परंतु प्रतिक्षण 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 प्रति प्रतिक्षण नहीं होना चाहिए, प्रतिक्षण, अच्छा प्रतिक्षण शायद जुड़ गया है तो प्रतिक्षण बोलेगा। इसको देखना पड़ेगा, आप इसे चेक कर लीजिएगा। प्रत्येक क्षण उर्मिला की याद में डूबा रहता, पागल हो गया था लड़का। लड़का भी साला पगला ही होते हैं लोग। मगर उच्चाका उच्च आकांक्षी जयदेव ने सोचा कि दलदल में फंसने से बच गया। वह पत्नी के रूप में एक सुशिक्षित, कलात्मक रुचि वाली लड़की चाहता था। सही बात है। माया महा ठगनी हम जाने। केशव के घर कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी। माया महा ठगनी। त्रिगुण फांस दिए कर बोले, फिर भी मधुर मानी माया महा ठगनी। मैं स्त्री को ही माया नहीं बोल रहा हूँ, स्त्री के लिए पुरुष भी माया है, पुरुष के लिए स्त्री भी माया है, अगर वो उसे बांधता है या बांधती है।
मैं किसी लिंग वर्ग का एक पक्षधर नहीं हूँ। दोनों एक-दूसरे के लिए माया ही हैं, अगर वो एक-दूसरे को अपने बंधनों से बाँधते हैं। अब इसके साथ मुझे लगता है कि हमें समाप्त करना चाहिए क्योंकि 1 घंटा हो चुका है। तो आशा है आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। क्योंकि ये मैंने अभी यूट्यूब चैनल अभी-अभी शुरुआत की है, तो मैं उतना प्रभावमयी तरीके से नहीं बोल पा रहा हूँ और मेरा उतना अभ्यास भी नहीं है, लेकिन मैं इसे त्वरित गति से सुधारने का प्रयास कर रहा हूँ और इसलिए मैंने चैनल का निर्माण किया है, बनाया है। तो आपको कैसा लगा और विशेष रूप से जो कमियाँ हैं, उनको आप इंगित करिएगा कमेंट बॉक्स में और इतना ही आपसे आशा है कि जितनी अधिक से अधिक मेरी कमियाँ हो सकती हैं, आप उसको बताइए। मैं अपनी तरफ से पूरी प्रयास करूँगा और अगली वीडियो में सुधार की गुंजाइश सुधार करने का प्रयास करूँगा और पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।